क्या इसको अपन बाह्य प्रतिकार नाम दे सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं दे सकते। बाह्य प्रतिकार का मतलब तो अलग है। इस पूरे समावयवी के द्वारा इस पूरे समावयवी के प्रकाशिक गुणों को नष्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं बाह्य प्रतिकार। और इस समावयवी का एक पार्ट इसी समावयवी के दूसरे पार्ट के गुणों को निरस्त कर दे, तब उसको अपन बोलते हैं आंतरिक प्रतिकार। इसको क्या नाम दूंगा मैं? आंतरिक प्रतिकार। इंग्लिश में होता है इंटरनल कंपनसेशन। घर का बेदी लंका डाई, ये पूरा समझ लीजिए, यही कंपाउंड है, इसी का घर है। तो घर में ही आधे लोग इधर आधे लोग इधर, इनमें ही एक दूसरे में लड़ाई हो रही है, तो बाहर वालों की आवश्यकता ही नहीं है। और बाह्य प्रतिकार में क्या है कि एक घर की तुलना दूसरे घर से की थी, तो होता तो दोनों में प्रकाशिक अक्रिय है, लेकिन तरीका अलग अलग है। योगी का एक टुकड़ा दूसरे टुकड़ों के प्रकाशिक गुणों को निरस्त करता है, तब तो उसको आंतरिक प्रतिकार बोलते हैं। और एक योगी दूसरे योगी के प्रकाशिक गुणों को निरस्त करता है, तो उसको बाह्य प्रतिकार बोलते हैं। दोनों ही स्थितियों में परिणामी विस्थापन 0, यौगिक प्रकाशिक समावयवता नहीं दे सकता, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो टार्ट्रिक अम्ल का जो एरिथ्रो रूप है उसको क्या बोलते हैं? मेसो टार्ट्रिक अम्ल। समिति दल की उपस्थिति के कारण प्रकाशिक समावयवता नहीं देता, इसको अपन बोलते हैं आंतरिक प्रतिकार। 3 और 4 इसको अपन क्या बोलेंगे? त्रियो समावयवी। 3 और 4 एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब समावयवी। ये लीजिए 3 और 4 ये दोनों क्या है? प्रतिबिंब समावयवी। अब मैं आपसे एक चीज और पूछ रहा हूं, 1 और 2 क्या ये दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब समावयवी होंगे क्या? नहीं होंगे, क्योंकि प्रतिबिंब समावयवी उनको बोलते हैं जो यौगिक अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते, प्रकाशिक समावयवता देते हैं। तो ये दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो चुका है। अध्यारोपित कैसे हो चुका है? क्योंकि इसमें समिति तल उपस्थित है, और समिति तल उपस्थित होने का मतलब है कि इस यौगिक का ये वाला यौगिक प्रतिबिंब समावयवी नहीं होगा, ये दोनों एक ही है। जो ये है वही ये है, दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है, दोनों एक जैसे ही हैं, केवल यहाँ दिखने में अलग दिख रहे हैं। मैं इसको पकड़ के यूं घुमा दूं तो 180 डिग्री घुमाने पर, हालांकि मैंने अभी आपको घुमाना बताया नहीं है कि फीसर प्रक्षेपण सूत्र को 90 डिग्री 180 डिग्री घुमाने पर क्या होता है, लेकिन मैं आगे आपको बताऊंगा कि फीसर प्रक्षेपण सूत्र को 180 डिग्री घुमाने से अणु का मूल विन्यास चेंज नहीं होता। 360 घुमाने पर चेंज नहीं होता, लेकिन यदि 90 या 270 डिग्री पर घुमा दिया जाए तो मूल विन्यास चेंज हो जाता है। इससे जस्ट आगे वाले टॉपिक में आपको बता दूंगा। इसका मतलब है ये दोनों एक जैसे हैं, प्रतिबिंब समावयवी नहीं है। ये वाले प्रतिबिंब समावयवी हैं। एक की तुलना 3 से करूं तो विपरीत समावयवी है, एक की तुलना 4 से करूं तो विपरीत समावयवी है, 2 की तुलना 3 से करूं तो विपरीत समावयवी है, 2 की तुलना 4 से करूं तो ये भी क्या होगा? विपरीत समावयवी होगा। तो इन दोनों एग्जाम्पल में मैंने आपकी काफी चीजें क्लियर कर दी। एक बार आप फिर से पीछे जाके इन चीजों को ध्यान से पढ़ें। एरिथ्रो समावयवी, त्रियो समावयवी, प्रतिबिंब समावयवी, विपरीत समावयवी, आंतरिक प्रतिकार, बाह्य प्रतिकार और रेसिमिक मिश्रण। ध्यान से इन चीजों को समझें। अगला टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं अब। देखो, रेसिमिक मिश्रण का टॉपिक है, वो भी अपने बहुत बड़ा टॉपिक है और उसको भी डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन रेसिमिक मिश्रण को टॉपिक पढ़े उससे पहले अपन फीसर प्रक्षेपण सूत्र कैसे बनाते हैं वो पढ़ लेते हैं। तो अपना टॉपिक है अब फीसर प्रक्षेपण सूत्र। फीसर प्रक्षेपण सूत्र।
तो देखो फिशर प्रक्षेपण सूत्र क्या है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री यानी त्रिविम रसायन विज्ञान में कार्बनिक यौगिकों की 3D संरचना बनाना बोर्ड पर आसान नहीं होती। इसके लिए फिशर नामक वैज्ञानिक ने कुछ नियम देकर एक संरचना बनाई जिनसे अपन किसी भी यौगिकों की बहुत सारी संरचनाएं बना सकते हैं। उसको बोला जाता है फिशर प्रक्षेपण सूत्र। इस संरचना के लिए केवल मैं आपको 2 या 3 चीजें बताऊंगा। एक खड़ी लाइन खींचनी है, एक तिरछी लाइन खींचनी है। जो खड़ी लाइन है वो कार्बन की श्रृंखला बनाएगी। जो खड़ी लाइन है वो क्या बनाएगी? कार्बन की श्रृंखला। और जो साइड वाली लाइन है ये प्रतिस्थापी के लिए अवेलेबल है। 1 नंबर वाला कार्बन हमेशा ऊपर और लास्ट वाला कार्बन कहाँ होगा? नीचे होगा। जहां 2 लाइनें एक दूसरे को काटेगी वहां पर कार्बन होगा, उस कार्बन को किरेल केंद्र कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा? किरेल केंद्र बोला जाएगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल है बनाना। देखो CH3 CHCl CHBr और यहां ले लिया COOH। क्या नाम है इसका? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 4 कार्बन का होता है ब्यूटेनोइक अम्ल। मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका फिशर प्रक्षेपण सूत्र बनाना है। तो फिशर प्रक्षेपण सूत्र के लिए जो कार्बन की श्रृंखला है वो एक खड़ी लाइन है, बिल्कुल 4 कार्बन है। ये लो मैंने खड़ी लाइन खींची। पहला और लास्ट वाला कार्बन छोड़ दो, इसके अलावा जितने भी कार्बन है उतनी ही तिरछी लाइनें काट दो। यहां पर 2 हैं तो ये लो 2 तिरछी लाइनें काट दी। 1 नंबर वाले को ऊपर रखना है, ये लो ऊपर रख दिया। लास्ट वाले को नीचे रखना है, ये लो रख दिया। इस पर क्या है? 2 नंबर वाले पर H और Br H और Br। तीसरे पर H और Cl H और Cl। ये किरेल केंद्र, ये किरेल केंद्र। बताओ कहाँ दिक्कत है इसमें? बहुत ही सिंपल है। फिशर प्रक्षेपण सूत्र बनाने में कहीं किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती। आगे कार्बोहाइड्रेट में, एमिनो अम्लों में, सब जगह ये फिशर प्रक्षेपण सूत्र काम में आते हैं। CHO CH2OH, एक तरफ H एक तरफ OH। ये लीजिए, ये एक प्रकार का फिशर प्रक्षेपण सूत्र है जिसमें 1 नंबर वाले कार्बन को ऊपर रखा गया है। ग्लिसरैल्डिहाइड का फिशर प्रक्षेपण सूत्र है ये। तो फिशर प्रक्षेपण सूत्र में कितने भी कार्बन दो, कहाँ समस्या आती है? मान लो ये दे रखा है CH3, इसके बाद यहां दे दिया CHBr, इधर दे दिया CH3, इधर दे दिया CHCl और इधर दे दिया CH2CH3। और मैंने आपसे कहा कि इसका फिशर प्रक्षेपण सूत्र बनाओ, तो आप मेरे को बताओ कि 1 नंबर वाला कार्बन ये होगा, वो होगा। इसके लिए आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल ये 1 नंबर वाला कार्बन होगा। इस यौगिक का नाम है 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 मेथिल और 6 कार्बन का हेक्सेन। तो हमें क्या करना है? 1 नंबर वाले कार्बन को रखना है ऊपर और लास्ट वाले को रखना है नीचे। ये लीजिए, बीच में किरेल केंद्र 1 2 3। ये किरेल केंद्र नहीं है क्योंकि 5वें कार्बन पर 2 हाइड्रोजन सेम है, तो वो कार्बन सममित होगा, एक किरेल होगा। तो हम इस पूरे को एथिल लिख देंगे। ये लो नीचे लिख दिया एथिल, ऊपर लिख दिया मेथिल। ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर कार्बन। 2 नंबर पर क्या लगा? HBr। 3 नंबर पर क्या लगा? HCH3। 4 पे क्या लगा? HCl। ये लीजिए, ये क्या हो गया? फिशर प्रक्षेपण सूत्र। तो फिशर प्रक्षेपण सूत्र बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आप इसको बना सकते हो। अब देखो, मैं आपको फिशर प्रक्षेपण सूत्र के कुछ नियम बताता हूं। वो नियम बताने से पहले डी और एल नाम इसलिए बता रहा हूं कि फिशर प्रक्षेपण सूत्र कहीं पर चेंज हो जाता है, कहीं पर चेंज नहीं होता। देखो इधर, ये एग्जाम्पल नोट करो आप कॉपी में। हालांकि मैं ये DL नामकरण आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी समझने के लिए आप इसको पढ़ो। इसका नाम है ग्लिसरैल्डिहाइड। ग्लिसरैल्डिहाइड को एक स्टैंडर्ड मानकर DL नामकरण किया गया।
कि ये H इधर दिखे, OH इधर दिखे, तो इस रूप को क्या बोला जाता है? D। और CHO CH2OH इधर मैं रख दूं OH और इधर रख दूं H, तो इस रूप को क्या बोला जाता है? L रूप। ये ग्लिसरैल्डिहाइड के आधार पर नामकरण है। जो पहले हमने Dl पढ़े थे वो तो स्मॉल d और स्मॉल l थे, वो तो प्रकाशिक समावयवी होते हैं, डेक्सो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी। कैपिटल D और कैपिटल L का संबंध उनसे कुछ भी नहीं है। इस D का मतलब है कि ये समूह इधर है, इसका L का मतलब है कि ये समूह इधर है। इसका मतलब है कि एक Dl नामकरण उस Dl से बिल्कुल अलग है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, समझना उसको। देखो, ये है CHO, नीचे है CH2OH, इधर है H, इधर क्या है? OH है। बताओ तक ये कौन सा रूप है? D रूप है। ये लीजिए, ये हो गया D रूप। सबसे पहला रूल देखना, किसी भी कीरेल कार्बन पर, ये कीरेल कार्बन है, किसी भी कीरेल कार्बन पर एक चेंज करने से उसका मूल विन्यास चेंज हो जाता है, लेकिन उसी कीरेल कार्बन पर दो चेंज कर दें तब उसका मूल विन्यास चेंज नहीं होता। फिर से सुनना इस लाइन को, किसी भी कीरेल कार्बन पर एक चेंज करने से या एक परिवर्तन से उसका मूल विन्यास चेंज हो जाता है, लेकिन जब दो परिवर्तन कर देते हैं तो मूल विन्यास चेंज नहीं होता। क्या मतलब है इसका? देखना, ये कीरेल कार्बन है, मैं इस पर एक चेंज कर रहा हूं। चेंज का मतलब क्या है? इसको इधर या इसको इधर लिख दो, इसको इधर या इसको इधर लिख दो, कुछ भी करो, केवल एक चेंज करना है। मान लीजिए मैं H को यहां रहने देता हूं, CH2OH को यहां रहने देता हूं, इन दोनों के बीच में मैंने चेंज कर दिया, ये लो, तो OH को यहां और यहां क्या लिख दिया? CHO को लिख दिया। हो गया ना एक चेंज। ये लो, मैं यहां पर लिख देता हूं फर्स्ट चेंज। अब मैं इसमें करता हूं सेकंड चेंज। इस बार मान लो कि आपने इन दोनों के बीच में चेंज कर दिया, किसी में भी कर सकते हो, इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए मैंने OH को यहां रखा, CHO को यहां रखा, इन दोनों की जगह चेंज की तो CH2OH इधर चला गया और नीचे क्या आ गया? H। हो गया सेकंड चेंज। मैं अब इसमें करने जा रहा हूं थर्ड चेंज। थर्ड चेंज वापस किसमें करता हूं? मान लीजिए थर्ड चेंज में मैंने CHO को यहां और H को इधर लिख दिया। ये लो, CHO यहां, ऊपर OH है, इधर H है और इधर कौन है? CH2OH। फिर से मैं इसमें चेंज कर देता हूं। ये लो फोर्थ चेंज। मान लीजिए अब वो चेंज अपन इन दोनों में कर देते हैं। ये लीजिए, नीचे CH2OH कर दिया, इधर कर दिया CHO, इधर कर दिया H और ऊपर है OH। मैं एक और चेंज कर देता हूं, पांचवा। मान लो इन दोनों में हो गया तो ये CHO नीचे आ जाएगा, CH2OH इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा, H। कहने का मतलब है कि 1 से 5 क्या, मैं 1 से लेकर अनंत तक चेंज कर सकता हूं, लेकिन चेंज के लिए कुछ रूल है कि हम इवन चेंज करते हैं, ओड चेंज सम संख्या में चेंज करते हैं, विषम संख्या में। यदि किसी कीरेल कार्बन पर विषम संख्या में चेंज करते हैं तो मूल विन्यास चेंज होता है, सम संख्या में चेंज करते हैं तो मूल विन्यास चेंज नहीं होता। आप मेरे को ये बताओ कि ये CHO, नीचे CH2OH, OH इधर, H इधर, तो देखो इस स्थिति में ये था D रूप, इसमें OH इधर आ गया तो ये कौन हो गया? L रूप। D रूप में एक चेंज किया तो मान के चलो कि वो कौन सा रूप है? L रूप। L रूप में फिर चेंज किया तो मान के चलो कि वो कौन सा रूप है? D रूप। D रूप में फिर चेंज किया तो वो कौन सा आएगा? L रूप। L रूप में फिर चेंज किया तो वो कौन सा आएगा? D रूप। D रूप में फिर चेंज किया तो वो कौन आएगा? L रूप। इसका मतलब एक एक चेंज से D से L, L से D, D से L फिर L से D, D से L फिर L से D, ये हो रहा है। लेकिन यदि दो दो चेंज करें, यहां से देखो इस यौगिक में मैंने 1 और 2 चेंज किए तो जो यौगिक आया वो वापस कौन है? D। तो इन दोनों में कुछ फर्क आया है क्या? नहीं आया। इसका मतलब है 2 चेंज करने से विन्यास चेंज नहीं हुआ।
इसी प्रकार में यहां से यहां तक देखो तो टोटल कितने चेंज हो गए, 4। तो 4 सम संख्या है, इसीलिए यहां पर कौन सा रूप आ गया, डी। इसका मतलब है कि सम संख्या में चेंज करें, सम संख्या में चेंज, तब तो मूल विन्यास परिवर्तित नहीं होता, मूल विन्यास परिवर्तित नहीं होता। लेकिन यदि विषम संख्या में चेंज करें तो मूल विन्यास परिवर्तित हो जाता है, और बिल्कुल होगा मूल विन्यास परिवर्तित। ये एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया है, एक बार आप इसको वापस रिवाइज करके देख लो, कहीं समस्या आती है तो पूछ लेना। मान लीजिए मैं इसको यहां से मिटा देता हूं, ये लो, ये एल रूप है, इसमें देखो एक चेंज किया तो ये डी हो गया, फिर इसमें एक चेंज किया तो वापस क्या हो गया, एल। तो वही बात है कि सम संख्या में चेंज करते हैं तब तो मूल विन्यास चेंज नहीं हो रहा, विषम संख्या में चेंज करते हैं तो मूल विन्यास चेंज हो रहा है। इसको मैं आपको और ज्यादा समझाऊंगा जब अपन कार्बोहाइड्रेट उसमें हार्वर्ड सूत्र डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज फ्रक्टोज की संरचना आएगी तो वहां पर हार्वर्ड सूत्र और चक्रीय संरचना बनाने से पहले हमें इन चीजों की आवश्यकता पड़ने वाली है। अब मैं आपको पीसर प्रेक्षेपण सूत्र में एक चीज और बताता हूं, देखो ये है CHO, CH2OH, फिर H, ये है OH। बताओ देखिए ये कौन सा रूप है, जी हाँ ग्लिसरॉल्डिहाइड में OH इधर है तो कौन सा बताया था वो आपको, D रूप, और OH उधर है तो कौन सा होता है, L रूप। स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, किसी भी किरेल केंद्र को 90 या 180 डिग्री, देखो टोटल 4 कोण है, मैं 0 से 360 डिग्री इसको घुमाने जा रहा हूं। इसमें 0 से 90, फिर 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360। तो 180 और 360 है, उसमें तो मूल विन्यास चेंज नहीं होता, लेकिन हम 90 या 180 डिग्री घुमाएं उस स्थिति में, सॉरी 90 या 270 डिग्री घुमाएं उस स्थिति में मूल विन्यास चेंज हो जाता है। मैं आपको शुरू से समझा रहा हूं, देखो सबसे पहले मैं इसको 180 डिग्री घुमाने जा रहा हूं, तो बताओ इसको यहां से 180 डिग्री घुमाने का मतलब क्या हुआ, 180 डिग्री घुमाने का मतलब है कि OH तो आ गया इधर,